हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया, देन कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताएं और ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, सिग्मा पाई, इन सारे बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया। आज मैं उसी टॉपिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा और कुछ और अच्छी चीज़ें अपन एड ऑन करेंगे। देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, बिल्कुल मैं पढ़ा चुका। मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, ये भी मैंने बता दिया, बिल्कुल। और मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, यही तो चीज़ है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दैट इज़ आयनिक बॉन्ड मैं बात करूं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैं बात करूं। अब आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है। अब कोई एक ऐसा एग्जांपल मैं चेकआउट करूं कि जिसमें ये सारे बॉन्ड आपको दिखें। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया आप एग्जांपल्स दे के बताओ कि जिसमें ये तीनों तरह के बॉन्ड दिखेंगे। अगर मैं NH4Cl की बात करता हूँ तो सबको पता है ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, पता है? NH4 प्लस और Cl माइनस, याद है आपको? डेफिनेटली, यानी आप समझ गए कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में। अब मैं NH4 की बात करूँ तो ध्यान से समझना। पहले तो मैं लिख देता हूँ H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। NH3 बन गया। अब आपको पता है जब बन जाता है तो एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास है। अब ये जो H प्लस आयन जो बाहर बैठा हुआ था, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, डेट इज पार्शियल शेयरिंग करता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस केस में आपका NH4 प्लस बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। तो ये एग्जांपल है। जैसे मैं अभी K4FeCN की 6 की बात करता हूँ तो आपको पता है ये ब्रेक डाउन होगा 4K प्लस एंड FeCN होल 6 पे 4 माइनस, ओके। प्लस और माइनस आपको दिख गया, यानी आयनिक बॉन्ड तो है। और अब मैं Fe और Cn की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हो तो आप इस चीज़ को समझोगे। Cn क्या है, लिगेंड, नहीं भी हो, फ्रेशर हो तो भी कोई बात नहीं है। ये Cn किसके साथ इस तरीके से जुड़ा रहता है? कोऑर्डिनेट लिंकेज के साथ, क्योंकि जब भी हम लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड इस तरह से जुड़ा रहता है। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो ये चीज़ें और अच्छे से पढ़ोगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये लो 4 माइनस इस तरीके से हो गया, ठीक। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आप अगर मैं बात करूं Cn की तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे इस तरीके से ही तो बॉन्ड होता है, कार्बन, ये नाइट्रोजन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब देखो, Cn माइनस होता है जब भी हम आयन की बात करते हैं, जैसे HCN मैं ले लूँ तो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? कार्बन के भी कंप्लीट हो गए और नाइट्रोजन के भी कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपका आगे काम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सारी चीज़ें आपको दिखती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दे दिए थे। O3 के बारे में बताया तो उसी में मैंने फॉर्मल चार्ज, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कहीं पर भी दिख जाएगा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और नहीं हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो याद करो मैंने फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल बताया था। अब तो कुछ छोटी चीज़ें इसमें मैं और इंक्लूड करने वाला हूँ। एक टॉपिक होता है लुईस, इसी के साथ आ रहा है, मैं इसके साथ इंक्लूड कर देता हूँ, लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस का केस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? देखो, अगर मैं बात करूँ BF3 और NH3 के कोऑर्डिनेशन की, देखना आपको पता है BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, मानते हो ना? बिल्कुल सर, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। और जब NH3, अगर मैं लिखूं NH3 का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, ये NH3, आपको पता है जब स्ट्रक्चर बना स्टिल नाइट्रोजन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर अगर ये, एक मिनट रुको, लेट मी ड्रॉ द फिगर वंस। ये N, ये मैंने मान लिया कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से मैंने शो कर दिया। ये NH3 हो गया,
ठीक है, और ये आपका BF3 हो गया। बहुत अच्छी बात है। जब NH3 और BH3 आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3 में है, ये अगर ये BF3 को दे दे तो आपको पता है BF3 का भी ऑक्टेट फुल हो जाएगा और NH3 का तो काम हो ही जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट शेयरिंग तो कंप्लीट डोनेशन तो होता नहीं है। तो आप देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसको अपन बोलते हैं लुईस एसिड। एक क्वेश्चन आया था, लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है। याद रखना इस केस में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क पड़ता है और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन मैं बाद में बताऊंगा। तो याद रखना जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जो लोन पेयर डोनर होता है वो लुईस बेस होता है और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड होता है। इसलिए मैंने इसके साथ इसको लिंकअप कर दिया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे। चलो आप थोड़ी सी याद बात करो। मैंने आपको बताया था किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट कंपाउंड बताया था, याद करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया था। बिल्कुल सर, याद है आपको? यस, पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 हो जाए तो पता है 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। सिमिलरली अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आयनिक कैरेक्टर है, और उससे कम हो जाए तो कभी पोलर कोवेलेंट होगा, कभी नॉन पोलर और कभी नॉर्मल कोवेलेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पोलर कोवेलेंट की, तो भैया पोलर कोवेलेंट में पोलैरिटी है, और अगर नॉन पोलर की मैं बात करूं तो नॉन पोलर में कोवेलेंट कैरेक्टर पोलैरिटी नहीं होती। यही तो है बात। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल यही बात है। तो भैया इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी कैसे ढूंढे, इसके लिए जो एक टर्म आता है बच्चों, वो मैं आपके पास साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, डायपोल मोमेंट। ये फिजिक्स में आप क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे। डायपोल मोमेंट ये बॉन्ड में पोलैरिटी को जज करता है, और इसका यूज करके हम किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, सपोज करो यहां पे कोई दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, बस साइन ऑपोजिट है। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस मैं मान लूं d, तो बोलता है डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज। आपके फिजिक्स में यहाँ 2D लिखते हैं और D करके आगे बढ़ते हैं, तो वो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ के डिफरेंस को सीधा D ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना एक म्यू, ये एक्चुअली क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। ये डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को याद रखना। यानी इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। इस तरीके से इसको शो करते हैं, याद रखना। एरो में एक कट इस तरीके से आप लगा दो, ये इस तरीके से। तो याद रखना इसका डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना हमेशा। जैसे अगर मैं बात करूं कि C और H का कोई कंपाउंड बना, तो भैया C और H का मानो एक बॉन्ड बना, तो इसमें अगर पूछे डायरेक्शन बताओ डायपोल मोमेंट का, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा। अगर मैं बोलूं कार्बन और ऑक्सीजन का कहीं पे लिंकिंग है, तो याद रखना कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। इस तरीके से शो करते हैं। यानी जो डायपोल मोमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये क्या बताता है? बॉन्ड में पोलैरिटी बताता है। क्या कैसे पोलैरिटी बताता है? क्योंकि आपको पता है अगर मैं बात करूं भैया CH4 की, अगर मैं बात करूं CO2 की, अगर मैं बात करूं BF3 की, बात करूं H2O की, बात करूं NH3 की, या कोई भी बात करूं CCl4 की,
किसी भी NF3 की बात करूं एटसेट्रा, इनमें हम क्या देखते हैं कि एक में प्लस और एक में माइनस आता है। कब आता है? ये डायपोल मोमेंट बताता है। डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है? चार्ज का टर्म्स है, यानी अगर डायपोल मोमेंट तुम्हारा 0 आ जाए तो समझना नो पोलैरिटी इन द बॉन्ड, क्योंकि भैया चार्ज ही नहीं है, कब 0 आएगा? यही तो होगा, नो पोलैरिटी इन बॉन्ड। लेकिन अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ पोलैरिटी इन बॉन्ड। सो डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका पोलर है और कौन सा कंपाउंड पोलर नहीं है। अब देखो डायपोल मोमेंट हमने क्या बोला? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर Q इज चार्ज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 ESU and distance is of the order is 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, is mu is equal to हो जाएगा 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर, और इसी को बोलते हैं 1 डिबाई। क्या बोलते हैं? डिबाई। जो चार्ज का जो डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है वो डिबाई होता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा। सपोज करो कि भैया एक नॉर्मल सी मैं बात कर लूं, सपोज करो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया CO2 में जो है डायपोल मोमेंट है या नहीं, पोलैरिटी है या नहीं, कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। देखो अगर मैं CO2 का फिगर बनाता हूं नॉर्मल, ये O और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही तो होता है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको पता है वेक्टर जो आपका डायरेक्शन होगा, वेक्टोरियल डायरेक्शन, वो क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर पे। अब ये देखो इसका डायपोल मोमेंट मैंने मान लिया μ1 और इसका डायपोल मोमेंट मैंने मान लिया μ2। ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? μ1 प्लस μ2 होगा। अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको पता बॉन्ड दोनों का सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर इधर भी 2 है तो इधर भी 2 होगा, लेकिन यहाँ +2 और -2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर कभी भी हो तो याद रखना डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर μ1 इज इक्वल टू माइनस μ2 या μ2 इज इक्वल टू माइनस μ1, तो अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो समझ जाना जो मॉलिक्यूल्स होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। इसी को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, अगर जो है अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? जैसे CO2 का शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है भैया? लीनियर होती है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं CH4 की तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, देन हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एंड हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अब अगर इसका मैं 3D फिगर देखता हूं तो चारों, अगर मैं मान लूं μ1, ये μ2 है, ये μ3 है और ये μ4 है, तो आपको पता है सबका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि बॉन्ड सबके सेम है। जो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ये इसको कैंसिल कर दिया तो ये इसको कैंसिल कर दिया, तो जो ओवरऑल जो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, ये सब क्या हो जाएंगे? ये μ1 ने μ4 को कैंसिल किया और μ2 ने μ3 को कैंसिल किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, बस साइन ही तो डिफरेंस है। तो फिर से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जब 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि CH4, याद करो मैंने बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है CH4 का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के केस में आपने क्या देखा? अगर सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है कंपाउंड में तो हम कहेंगे उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से समझना, CCl4 की, तो आप देखो ये C, यहाँ Cl, ये Cl, ये Cl और इस तरीके से मैं बात कर लूँ Cl की, तो अब मैं डायरेक्शन देखूं तो आपको पता है कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ,
कार्बन से क्लोरीन की तरफ एंड कार्बन से, फिर से देखो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या कोई प्रॉब्लम? फिर से क्या बोलेंगे भैया, इसमें जो है पोलैरिटी नहीं होगी। अगर मैं बात करूं CHCl3 की, अब बोलो ये भैया H लगा दूं मैं यहाँ पे मैं लगा दूं Cl, यहाँ पे मैं लगा दूं Cl और यहाँ पे मैं लगा दूं Cl, तो देखो भैया क्या हो जाएगा, बॉन्ड का डायरेक्शन हो जाएगा कार्बन से, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन एंड दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अच्छा अब मुझे बताओ क्या यहां भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं, ये दोनों भले ही एक दूसरे को कैंसिल कर दे लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्लोरीन है और यहां पे हाइड्रोजन है। यानी अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। CCl4 में डायपोल मोमेंट जीरो होगा लेकिन CHCl3 में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इस चीज से याद रखना बच्चा। अब एक और चीज बता दूं, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूं NH3 का, तो आपको पता है NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा, पिरामिडल होता है। देखो ये लोन पेयर होता है। अब देखो आपको पता है डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, डायरेक्शन क्या होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, डायरेक्शन क्या होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इधर से, कोई प्रॉब्लम वाली बात। अब देखो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहीं पे मैं एक और हाइड्रोजन लगा देता तब तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता, क्योंकि ये इसको कैंसिल करता ये उसको, लेकिन यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से NH3 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, याद रखना। अब आगे जब पढ़ोगे तो आप देखोगे CH4 में, NH3 में और H2O में, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो भैया ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। आगे मैं बताऊंगा मैं आपको टेट्राहेड्रल। लेकिन हम क्या देखते हैं, CH4 में सिमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। यानी सिमेट्री हो गई तो भैया हम समझ जाएंगे कि टेट्राहेड्रल अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अगर NH3 की बात करें तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, यानी डिस्टॉर्शन होगा, यानी टेट्राहेड्रल नहीं होगा और ज्योमेट्री बदल जाएगी और आगे जाके हम पता करते हैं होती क्या, पिरामिडल। सिमिलरली वाटर में हाइब्रिडेशन sp3 होता है, लेकिन वाटर के ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, इसलिए फिर से इसका म्यू जीरो नहीं होता, यानी शेप फिर से जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बेंड शेप हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट प्रेडिक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर सिमेट्री है कहीं पे तो समझ जाना डायपोल मोमेंट जीरो है। जैसे CH4 की मैं बात करूं। अच्छा एक और थोड़ी सी चीज मैं यहां पे ऐड ऑन करता हूं। अगर मैं बात करूं NF3 की, इस चीज को समझना बच्चा। देखो NF3 और NH3 ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, दोनों में ही नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हो गया। अच्छा डायरेक्शन देखो, इस बार नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एंड नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे NF3 और NH3 में बोलो विच वन हैज मोर डायपोल मोमेंट, दोनों तो डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं, लेकिन किसका ज्यादा होगा। अब देखो यहां पे देखो डायपोल मोमेंट का सम आपको पता है, मानो रिजल्टेंट अगर डायपोल मोमेंट लिखता हूं म्यू आर इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, जनरल केस तो यही है। चलो अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं NH3 की, तो देखो तीन डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन के तरफ है और एक दूर जा रहा है, ठीक। अब यहां देखो सारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नाइट्रोजन से दूर अवे है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज। दो NH3 एंड NF3 हैव सेम ज्योमेट्री, स्टिल ड्यू टू दिस रीजन दैट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3, अगर कोई पूछे NH3 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। देखो एडिटिव अगर हो, नेट डायपोल मोमेंट अगर जुड़े, देखो यहाँ तीन जुड़ रहे हैं, देखो सबका नाइट्रोजन यहाँ पे आके जुड़ रहा है, एक बाहर जा रहा है, लेकिन इसमें देखो नाइट्रोजन से सब दूर जा रहे हैं, तो एडिटिव नहीं है, ये सब्ट्रैक्टिव है और ये एडिटिव है। तो एडिटिव हो तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जहां पे ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं BF3 की, तो आपको पता है BF3 का इस तरीके से होता है क्या? बिल्कुल सर जी। लेकिन BF3 में आपको बता दूं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रखता है, नहीं तो ये सिमेट्री तो दिखती नहीं है, याद है ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आपने वेक्टर में पढ़ा था। तो
वेक्टर लॉ लगता है जिसके चलते नेट डायपोल मोमेंट फिर से इसका क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। अब सपोज करो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करता हूं। अब क्या ऐड ऑन करता हूं, उस चीज को अच्छे तरीके से समझो। सपोज आपको एक मैं चीज बताता हूं कि सपोज करो दो आपके बॉन्ड हैं, माना कि AB और AC है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइन किए और इसका डायपोल मोमेंट μ1 है और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, μ2 है। तो बोलता है कि दो बॉन्ड अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइन किए तो बोलो नेट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा। माना कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है μr, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, μr इज इक्वल टू रूट अंडर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। याद रखना इस चीज को। क्या बोला, अगर दो बॉन्ड एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन करें तो भैया उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा। जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के केस में भी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट निकलता है। जब मैं पीपीटी बताऊंगा तो न्यूमेरिकल इस पे भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी म्यू, ये भी म्यू, तो इस तरीके से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट भी इसको बोलते हैं, निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो आपको पता है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ओवरऑल म्यू आर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, यानी cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो याद रखना इस केस में क्या होगा, म्यू आर रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट मिनिमम हो जाएगा। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो इस तरीके से हम बॉन्ड मोमेंट किसी भी कंपोनेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं अब थोड़ा इस तरफ बढ़ रहा हूं। अब जो एप्लीकेशन है वो डायपोल मोमेंट का वो क्या है, इससे तो पता चल गया कि बॉन्ड में पोलैरिटी बताता है। अगर डायपोल मोमेंट 0 हो तो नॉन पोलर और डायपोल मोमेंट 0 ना हो तो पोलर। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन, पुट हियर दैट इज the applications of dipole moment। इस चीज को समझना बच्चों, applications of dipole moment। पहला, to predict the polarity, to predict the polarity in a bond। किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बता ही दिया, अगर म्यू 0 है तो बताओगे क्या है, नॉन पोलर, कोई दिक्कत वाली बात है। और म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, पोलर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यानी कहने का मतलब इफ म्यू इंक्रीजेज, अगर म्यू ज्यादा है तो पोलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। याद रखना पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ऑल्सो, यानी जिसकी जितनी ज्यादा म्यू होगी उसके बॉन्ड में उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। जैसे वाटर का होता है 1.84 DY, उसी तरह से SO2 का होता है, NH3 का होता है। पहला क्या हो गया, टू प्रेडिक्ट द पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। दूसरा, टू डिसाइड द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बता दिया कैसे, टू ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा प्रेडिक्शन करने में आपको इजी कर देता है। जैसे लीनियर है तो भैया लीनियर है तो हम समझ नेट डायपोल मोमेंट 0 है। ट्राइगोनल है तो डायपोल, जैसे BF3 का नेट डायपोल मोमेंट 0। टेट्राहेड्रल है तो नेट डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन पिरामिडल और वी शेप हो गया तो समझ जाना डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, यानी डिस्टॉर्शन है तो यानी कहीं ना कहीं लोन पेयर है। लोन पेयर अगर प्रेजेंस है तो डायपोल मोमेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता। इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो ये दूसरा हो गया। तीसरा, आपको पता पोलैरिटी है तो टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, अभी भैया पोलैरिटी है तो भैया आयनिक कैरेक्टर तो होगा ही होगा, तो कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा ये भी ढूंढने में ये मदद करता है। देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इस चीज को समझना बच्चों।
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, लिख दूं म्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना, दिख रहा है आपको, यानी ये वैल्यू होती है। आपको दिया होगा क्वेश्चंस में, इस पे भी पीपीटी में मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम सीधा लिखते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, वेट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना, ये और एक मेथड हो गया। याद करो, पीरियोडिक टेबल में भी मैंने आपको एक और मेथड सिखाया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, याद है, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। भूल गए क्या? अच्छा चलो, भूल गए तो मैं बता देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, साथ में आया तो ध्यान देना, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट इज द वैल्यू, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज, देखा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, याद करो क्या बताया था, 16xa माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। याद रखना इस चीज को। और XA और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करूं HCl की, अगर मैं बात करूं HBr की, HF की बात करूं, तो याद रखना XA मतलब वो होगा जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे क्लोरीन का ज्यादा होता है, और XB वो होगा जिसका कम होगा। याद रखना, बार बार ये मैं चीज बताता हूं हमेशा, XA मतलब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर भी XA कौन होगा, ब्रोमीन होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होता है, और XB कौन होगा, हाइड्रोजन होगा जिसका 2.1 होता है। फिर से अगर इसकी बात करूं तो XA कौन होगा, फ्लोरीन होगा, और XB कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। याद रखना, इसको कभी भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो जानी है। बहुत अच्छा, तो मैंने बता दिया टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ओके। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इंक्लूड कर दूं, इंक्लूड करने के बाद जो फोर्थ मेरा पॉइंट आता है वो आ जाता है, उस चीज को समझो, दैट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भैया सिस एंड ट्रांस क्या होता है, जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं लिख दूं जैसे कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रुप हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो याद रखना वो बनते हैं ट्रांस, ठीक है। अब मैं इसका पोजीशन पलट दूं और ऐसे लिख दूं, डबल बॉन्ड, दैट इज, यहाँ पे मैं लिख दूं Cl और यहाँ पे मैं लिख दूं हाइड्रोजन, एक कांस्टेंट रख दो, ये CH। तो याद रखना, जब सेम साइड हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बने, तब बनते हैं सिस। आ गया। जब सब्स्टिट्यूएंट जो कि मेन ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो ट्रांस, और सेम साइड हो तो सिस होते हैं। इस चीज को आप याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, डायरेक्शन क्या इस तरीके से, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? जब ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैंसिल कर दें तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। लेकिन सिस में क्या कैंसिल करेंगे क्या? देखो, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, एक दूसरे का ऑपोजिट तो है ही नहीं। जब एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है तो याद रखना ट्रांस में डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता, सॉरी, सिस में डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता। ऑलमोस्ट अगर ट्रांस है यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये चीज हमेशा किसी भी चीज में ये चीज कंप्लीटली आपका वैलिड है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिस और ट्रांस आता है, इस तरीके से फिगर आते हैं। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे ना बच्चों, इस तरीके से आता है। अगर ये A है और ये B है
ठीक है, अगर ये A है और ये B है तो देखो A सेम साइड हो गए, एंगल देखो 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। जब 90 डिग्री बन जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस। और अगर मैं इसको अब ऐसे बना दूं, देखो ये सब कोऑर्डिनेट धीरे धीरे सबको पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब जैसे इसको मैं बदल दिया, यहाँ पे A कर दूं, यहाँ पे A कर दूं, यहाँ पे B और B कर दूं। अब देखो एंगल कितना बना किसी भी सेम लिगेंड के बीच में, सेम ग्रुप के बीच में 180, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस बोलेंगे। ऑपोजिट हो तो ट्रांस और सेम साइड में हो तो सिस। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? यानी सिंपल सी बात है, एंगल 180 बनता हुआ दिख जाए मानो सेम वाले ग्रुप के बीच में तो समझ जाना वो क्या होगा, ट्रांस। और एंगल अगर 90 डिग्री बनता हुआ दिखे तो समझ जाना वो क्या होगा, से। जब एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो क्या एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्या? अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव माना और इसको मैं नेगेटिव माना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे सिस और ट्रांस में, तो डायपोल मोमेंट देख लेना। डायपोल मोमेंट अगर जीरो दिख जाए तो समझ जाना ट्रांस, और ना दिखे तो समझ जाना सिस। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसमें थोड़ा और न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात कर दूं, थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात कर देता हूं। जैसे मैं यहां पे लगा दूं A और यहां पे भी लगा दूं A, ये कौन सा हो जाएगा, पोजीशन ऑर्थो, याद रखना। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, देखो ये भी बताता है भैया ऑर्थो पैरा, ये A और यहां A, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये हो जाएगा बच्चों मेटा, ठीक है। और अगर मैं यहां लिख दूं इस तरीके से तो देखो ये और ये, यहां पे A है और यहां पे A है। अब मुझे बताओ ये होगा पेरा, ठीक है, याद रखना। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये वाला पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, ये भी मेटा, और ये पोजीशन पेरा होता है, याद रखना इस चीज को। क्या क्या बोला, ये वाला पोजीशन हमेशा याद रखना क्या बोला जाता है, ऑर्थो। ये वाला भी क्या होता है, ऑर्थो। ये वाला कौन सा पोजीशन होता है, मेटा। ये वाला भी कौन सा पोजीशन होता है, मेटा। और ये वाला कौन सा पोजीशन होता है बच्चों, पेरा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे A लिखा तो इसका डायपोल मोमेंट का मैंने माना डायरेक्शन इस तरफ, और इसका डायपोल जोड़ी नहीं है, इस तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन इसमें A है। A अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन इस तरफ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ। अब देखो पेरा में देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि सिमेट्री आ गई। तो नेट डायपोल मोमेंट इस जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप मुझे बता दो, जब भी पेरा का तुम्हें दिखे, जनरली हम एक्सेप्शन है, आईआईटी में क्वेश्चन आया था, अगर जनरली पेरा का दिखे तो पेरा का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। उसके बाद कौन आएगा, मेटा। उसके बाद कौन आएगा, ऑर्थो। ऑर्थो के बीच में देखो सेम ग्रुप के बीच में एंगल बहुत कम है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाए आप समझ जाना डायपोल मोमेंट का जो ये है वैल्यू है वो घटता चला जाएगा। देखो मैं बताता हूं, अगर मैं ऑर्थो की बात कर दूं तो याद रखना ऑर्थो के केस में ये आपका माना A है और ये A है, तो एंगल होता है मान लिया 60 डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये हो गया आपका ऑर्थो। उसके बाद ये बेंजीन रिंग है बच्चों। उसके बाद अगर मैं पेरा की बात करूं, ये और ये A और ये, अब एंगल हो जाएगा अराउंड 120, ठीक है, और ये हो जाएगा मेटा। याद रखना इस चीज को, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट में क्या होता है जल्दी बता दो बच्चा, 180 होता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डायपोल मोमेंट और एंगल के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा हूं मैं, डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा का, याद रखना। मोर द एंगल लेस द डायपोल मोमेंट। इस चीज को बहुत और अच्छे तरीके से तुम समझ सकते हो। मैं एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे अच्छे से समझ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करने में आपको समझ में आ गया, ऑर्थो का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, देन किसका होगा, मेटा का, और सबसे कम किसका होगा, पेरा का होगा। जैसे मैं ऑर्थो ग्रुप पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं, जैसे मैं ये बेंजीन रिंग की बात कर लूं, यहां पे भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, तो आपको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पे म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल हो जाएगी तो भैया कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखो,
अगर मैं बात करूं ऑर्थो की, कुछ बात करूं, अगर मैं यहां लिख दूं तो भैया यहां और यहां क्लोरीन है, ये बेंजीन रिंग है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यू कभी सेम होगी नहीं होगी। इधर ओवरऑल वैल्यू, रिपल्सन होगा तो क्या होगा जल्दी बता दो, थीटा डिक्रीज होगा, यानी इस केस में थीटा क्या होगा, डिक्रीजेज। जब थीटा डिक्रीजेज होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, रिपल्सन होगा तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना बच्चा, आई एम सो सॉरी। जब रिपल्सन होगा तो थीटा बढ़ेगी, तो इफ यहां इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीजेज तो म्यू क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीजेज। याद रखना, देख लेना सब्स्टिट्यूएंट आपके कौन से हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट नॉन पोलर है तो भैया बिल्कुल इसमें थीटा भी सेम और म्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट सेम वाले हो जिसमें रिपल्सन हो तो याद रखना ओवरऑल जो म्यू की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, मैं अगर ऐसा बना दूं, इस तरीके से बना दूं, यानी हर कुछ थीटा पे डिपेंड करता है, याद रखना। अगर मैं यहां पे लगा दूं चलो OH लगा दिया और यहां पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। अब आपको पता है ये ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है। आपको पता फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब जब अट्रैक्शन होगा इस जगह पे तो आपको पता है फिर से म्यू ऑब्जर्व्ड जो होता है वो म्यू थियोरेटिकल के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा तो थीटा की वैल्यू यहां पे पहले बार जब अट्रैक्शन होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बोलो बच्चा क्या होगा, म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो जल्दी से ऑर्थो में भी चेक कर सकते हो, अगर अट्रैक्शन है तो थीटा इंक्रीज होगा, अगर रिपल्सन है तो सॉरी एक मिनट पार्डन, अगर अट्रैक्शन है तो थीटा डिक्रीज होगा, म्यू इंक्रीज होगा। आई एम सो सॉरी, फिर से मैं बता देता हूं, अगर अट्रैक्शन है तो थीटा डिक्रीज म्यू इंक्रीज, अगर रिपल्सन है तो थीटा इंक्रीज म्यू डिक्रीज, और अगर नॉर्मल है तो ऑलमोस्ट म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल के बराबर होता है। तो एक ही पोजीशन पे हम देख सकते हैं किसका ज्यादा और किसका कम। कभी कंपेयर करने आ जाए दोनों ऑर्थो पे हो तो आप परेशान मत होना, चेक करना कहां थीटा बढ़ रहा है और कहां थीटा घट रहा है, और थीटा और म्यू में एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जनरली पैरा के केस में हम कह सकते हैं कि पैरा के केस में डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत ऐसी जगह है जहां पे जीरो नहीं होता, तो ऐसा आपको ऑर्गेनिक में दिखेगा। तो ओवरऑल हमने क्या बोला कि म्यू ऑर्थो सबसे ज्यादा, देन आता है म्यू मेटा, उसके बाद कौन आएगा, म्यू पेरा, याद रखना। तो भैया ऑर्थो, पेरा और मेटा में डिस्टिंग्विश हम डायपोल मोमेंट को देखकर भी कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? ये कुछ एक एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आपके काम आएगा। सिस और ट्रांस में भी हम बता सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पेरा में भी बता सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं, देन हम बता सकते हैं बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं, कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा हाईली इलेक्ट्रिक नहीं है। डायपोल मोमेंट भी हम डायपोल मोमेंट जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लेना। चलो कुछ और एक चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा इसी के साथ मैं लिंकअप करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। वो क्या लिंकअप है इस चीज़ को समझना। लिंकअप क्या है, अगर मैं बात करूँ कि भैया HF की बात करूं, HCl की बात करूं, HBr की बात करूं और HI की मैं बात कर लूं। अब आप देखो सबकी तो भैया एक ही स्ट्रक्चर होगा, तो अब पूछे इसमें डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो, क्या ढूंढने बैठोगे? नहीं, देखो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा मोर इज द डायपोल मोमेंट। याद रखना, ये थ्योरी भूलना मत, यानी डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। याद रखना, अब सबको पता है इसमें
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1, ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन की 2.1, आयोडीन की 2.5। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, सबको दिख रहा है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ज्यादा, यानी अगर पूछे डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा तो HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। याद रखना इस चीज को। दूसरा इस तरह से डायपोल, दूसरा इसी को और ऐड ऑन कर देता हूं मैं। अब देखो दूसरा क्या है, मोर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द डायपोल मोमेंट। याद रखना, मोर इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। ये बात समझने की बात है। जैसे अगर मैं बात करूं NH3 की और मैं बात करूं H2O की, आपको पता है दोनों में ही क्या है, ज्योमेट्री सॉरी हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक बेंड शेप होता है और एक पिरामिडल होता है। देखो इसमें एक लोन पेयर है लेकिन यहां पे दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर किसमें ज्यादा, वाटर में, तो वाटर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो NH3 के डायपोल मोमेंट से क्या होगा, ज्यादा। तो कभी भी कंपेयर करने आए तो डायपोल मोमेंट को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने हर चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। होपफुली इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी चीजें पढ़ेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय।